क्लियर है बच्चों? बोलो भैया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो गाउस प्रमेय। ओके बेटा, तो पिछले टर्न पर हम लोग जो है पढ़ रहे थे आ, जब जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा। तो अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र अगर एक समान है तो उस पर नेट बल शून्य लगेगा और इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बाह्य जो है विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है तो उसके ऊपर नेट बल लगेगा और उसमें दोनों गुण होंगे, मतलब वो घूमेगा भी, उसमें बलाघूर्ण भी लगेगा और दूसरी बात ये है कि वह एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरी गति भी करेगा। इस बात को हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले टर्म पर। आज हम लोग जो है एक चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, सतत आवेश वितरण। ठीक है, सतत आवेश वितरण को अंग्रेजी में बोलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कब किया जाएगा? जब चार्ज की मात्रा जो है अथाह हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, यानी सतत आवेश वितरण के बारे में बात किया जाएगा। तो ये सतत आवेश वितरण होता क्या है, कोई बता सकता है? कोई सतत, तो कोई उदाहरण दीजिए सतत का उदाहरण। कंटिन्यूअस। रेशमा बोलो बेटा। चलिए मैं बताता हूँ। अगर आप एक सर जैसे लगातार आवेश प्रवाहित होता है ना, तो उसी को सतत आवेश वितरण। ठीक है बेटा, आपने प्रयास किया, ठीक है। लगातार उसमें अर्थ में है, बिल्कुल है, अर्थ में बिल्कुल है वो। लेकिन उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर एक गिलास ले लिया जाए, ठीक है, एक गिलास अगर ले लिया जाए, इसमें गिलास ले लिया जाए और इसमें कुछ गेंदें रख दी जाए, छोटी छोटी कंचे की। कंचा जानते हो ना भैया, कंचा? बोलो भैया। कंचा आप जानते हो? अच्छा, अब इसको उलटा जाएगा तो क्या ये कंचे बाहर गिरेंगे? यस सर। और इसके ऊपर का नाम रख दिया जाए 1 2 3 और 4। तो कौन कंचा निकला, क्या ये हम बता सकते हैं कि कंचा नंबर 1 निकला, कंचा नंबर 2 निकला, कंचा नंबर 3 निकला, कंचा नंबर 4 निकला? क्या देख करके बता सकते हैं भैया? यस सर। हाँ, वो अलग अलग रंग के भी किए गए हैं ताकि आप आसानी से पहचान सको। तो 1 मिनट बेटा जरा से। तो ये आप देख लेंगे। लेकिन अगर बेटा इसी बाल्टी में अगर आप जो है पानी भर लीजिए, पानी भर लीजिए, तो पानी किस चीज से बना हुआ है भैया? इसी गिलास में अगर पानी भर लीजिए तो पानी किस चीज से बना हुआ है? H2O मॉलिक्यूल से बना हुआ है। सब लोग समझते हैं भैया? H2O मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो क्या अगर इसको उल्टेंगे तो आपको दिखाई देगा कि H2O मॉलिक्यूल गिर रहा है? 1 गिरा, 2 गिरा, 10 गिरा, 50 गिरा? बोलिए कि आपको पानी गिरता हुआ दिखाई देगा। यस सर, पानी। बस आपको पानी गिरता हुआ दिखाई देगा। क्यों? अगर ये 18 ग्राम पानी हो, या 18 ग्राम अगर पानी हो, 18 ग्राम पानी, तो 18 ग्राम 1 मोल होता है और 1 मोल में अणुओं संख्या जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो ये संख्या बहुत 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 ज्यादा है। यह संख्या बहुत अत्यधिक ज्यादा है।
तो अत्यधिक ज्यादा है भैया, उसका परिणाम ये होता है कि आपको लगता है कि कण नहीं गिर रहे हैं, बिल्कुल एक सतत रूप से ये पानी गिर रहा है। छोटे छोटे हैं और संख्या बहुत ज्यादा, तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल सतत रूप से ऐसे गिर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग होने के बावजूद जो है लगता है कि अलगाव नहीं है, उनमें अलगाव नहीं है ना। उनके अलग अलग होने के बावजूद लगता है कि वो अलग अलग नहीं है, वो बिल्कुल सतत है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए एकदम बिल्कुल सतत है। ठीक है, अब एक पिक्चर है मेरे पास, ये कुंभ के मेले का पिक्चर है भैया। तो इसमें लोग लोग गंगा किनारे हैं क्या? तो आप देख करके पहचान सकते हैं कितने लोग हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लग रहा है सतत है ना भैया, कोई अंदर गैप है ये नहीं है, बोलो। लग रहा है ना कि एकदम बिल्कुल सतत है, मनुष्यों से भरा हुआ एकदम सतत स्थल है, मतलब कहीं गैप है ये नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है। ठीक है, अगर आप उस भीड़ में जाइए तो आपको एक आदमी, दो आदमी, 10 आदमी दिखाई देगा, लेकिन अगर ऊपर से अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कोई नहीं, बिल्कुल ये मानवों का एक सतत समूह है, सतत, कहीं कोई गैप नहीं है। बोलो। ठीक है, शांत जी सर। ओके। तो हालांकि मनुष्य, एक मनुष्य, दो मनुष्य, 10 मनुष्य वहां होंगे, 1000 मनुष्य होंगे, करोड़ मनुष्य होंगे, है ना, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में हो गया है, लोग हो गए हैं कि आपको कहीं अंतर ही नहीं समझ में आ रहा जब दूरी से आप देखना है तो ऐसे ऐसे समूह को हम बोलेंगे सतत समूह, हालांकि वो 1 2 3 4 से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, तो भैया उसी तरह से आवेश के बारे में बात है, आवेश के बारे में भी बात है कि अगर आवेश किसी भी चीज के ऊपर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, ठीक है, तो आवेश तो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि यह एक तार है, ये एक तार है भैया, ठीक है, अनंत लंबाई का यह मान लीजिए तार है, और इसके ऊपर जो है आपने आवेश दे दिया, तो ये आवेश क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, ये आवेश जो है मान लीजिए पॉजिटिव आवेश आपने दे दिया तो ये फैल गया, पूरे तार पर फैल गया। तो आपको ये नहीं महसूस होगा कि यह एक आवेश है, यह दूसरा आवेश है, यह दूसरा आवेश है, सब जुड़े हुए महसूस होंगे और ये बिल्कुल सतत जो है आवेश इसके ऊपर महसूस होगा। हमने आवेश का एक गुण यह बताया था कि Q इज इक्वल टू N इंटू ई के बराबर आवेश होगा। किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश की मात्रा होगी वह Q इज इक्वल टू N इंटू ई के बराबर आवेश होगा। ठीक है, इसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं, क्वांटीकरण बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। लेकिन जब सतत आप मानेंगे तो इसका क्वांटीकरण के सिद्धांत को आपको दबाना पड़ेगा। ठीक है, क्वांटीकरण के सिद्धांत को आपको दबाना पड़ेगा, मतलब उसको छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अनुसार या तो 1 ई के बराबर हो सकता है, या 2 ई के बराबर आवेश हो सकता है, या 3 ई के बराबर हो सकता है, या 5 ई के बराबर हो सकता है, या 1000 ई के बराबर हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है, क्या सतत वाला कह रहा है कि नहीं, ये पूरा एकदम फैलाव है, एक जैसा फैलाव है ना। आप तार को अगर काट दें तो एक टुकड़ा इस पर आवेश मिल जाएगा, यहाँ पर अगर काट लीजिए तो इस पर आवेश मिल जाएगा। ठीक है, वो लंबाई के अनुक्रम होगी। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ ये बात समझ में आया भैया, सतत आवेश वितरण, बोलो भैया। हाँ, तो अगर मान लीजिए इस तार के ऊपर, अगर मान लीजिए कि इस तार के ऊपर जो है ये डेल्टा एल लंबाई चयन कर लीजिए, डेल्टा एल लंबाई आपने चयन कर लिया, और उसके ऊपर जो आवेश की मात्रा है मान लीजिए डेल्टा क्यू के बराबर है, तो डेल्टा एल लंबाई, तार की डेल्टा एल लंबाई पर जो आवेश की मात्रा है वो कितना है, डेल्टा डेल्टा बराबर है। ठीक है, तो एकांक लंबाई पर कितना होगा बच्चा, बोलो भैया। लंबाई पर डेल्टा क्यू है तो एकांक लंबाई पर कितना होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, डेल्टा एल इसको लैम्डा से दर्शाते हैं और इसको रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया,
रेखीय आवेश, रेखीय 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 आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। ये पैरामीटर की जरूरत आगे हमको पड़ेगी, इसलिए मैंने बता दिया। मतलब प्रति एकांक लंबाई पर, तार के प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश होता है उसको हम रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। अच्छा, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो जो है तार पर है, वो यहाँ पर मान लीजिए कि एक जो है तल है, इस तल पर चार्ज को फैला दिया गया है, इस तल पर इस चार्ज को फैला दिया गया। अब कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव कोई फैलाया जाए, ठीक है। इस तल पर ढेर सारा आवेश लेकर के फैला दिया गया। ठीक है बच्चा, बोलो भैया। इस तल पर ढेर सारा आवेश लेकर के फैला दिया गया, तो इस सतत वितरण को जो है सतही वितरण बोलते हैं या क्षेत्रीय वितरण बोलते हैं, क्षेत्रफल पर वितरित। ठीक है भैया, तो भाई ठीक है बच्चों, ये क्षेत्रफल पर वितरित है। जैसे मान लीजिए कि एक दरवाजा है, उसके ऊपर आपने पेंट लगा दिया, तो पेंट जो है लंबाई चौड़ाई दोनों में फैला है। ठीक है, तार में केवल लंबाई इंपॉर्टेंट है तो केवल लंबाई पर फैला हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पर यह जो क्षेत्रफल है, इस पूरे क्षेत्रफल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। इसका क्षेत्रफल मान लीजिए कि डेल्टा एस के बराबर है। इसका क्षेत्रफल जो है डेल्टा एस के बराबर है। उस पर जो है डेल्टा एस क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा है, मान लीजिए वो डेल्टा क्यू के बराबर है। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना हो जाएगा बच्चा लोग, बोलो भैया, बोलो भाई। डेल्टा क्यू अपन डेल्टा एस। हाँ, डेल्टा एस, इसको बोलते हैं बेटा सिग्मा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। ठीक है, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होती है उसको हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होती है हम उसको क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, बोलो भाई। जी सर। ठीक है, तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व। अब ऐसा है कि अगर एक स्पंज ले लो, स्पंज जानते हो ना, बोलो भाई। सोफा वगैरह में लगाया जाता है स्पंज। जी सर। तो अगर एक स्पंज ले लो और भैया उस स्पंज को आप क्या करोगे, पानी में डुबो दो, तो पानी अंदर बाहर सब भर जाएगा। सहमत है? तो अगर ये एक मान लीजिए ठोस आपने ले लिया है और उसमें आवेश का वितरण सब कर दिया, एक समान अंदर बाहर सब कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह के वितरण को हम बोलते हैं आयतन वितरण। ठीक है ना, वाला था रेखीय वितरण था, दूसरा क्षेत्रीय वितरण था, यह आयतन वितरण हो जाएगा। अब मान लीजिए उसमें अगर ये डेल्टा वी के बराबर आयतन ले लिया जाए, डेल्टा वी के बराबर आयतन ले लिया जाए। ठीक है, अगर यह आयतन डेल्टा वी ले लिया गया है और उसमें आवेश जो है डेल्टा अगर क्यू के बराबर है, तो एकांक आयतन में कितना हो जाएगा आवेश, हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी हो जाएगा। हाँ, ये बेटा ये होता है, इसको रो कहते हैं। रो मतलब इसको आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है 3 प्रकार के आवेश वितरण को देखा। पहला आवेश वितरण जो है रेखीय सतत आवेश वितरण, दूसरा क्षेत्रीय सतत आवेश वितरण, और तीसरा आयतन सतत आवेश। ठीक है, सतत याद रखिएगा, सतत तभी बात करेंगे जब चार्ज की मात्रा ज्यादा हो, नहीं तो क्या होगा, अगर छोटा मोटा आवेश होगा तो उसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पहचान में आने लगेंगे।
हजारों करोड़ों संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे तो लगेगा पूरा फैला हुआ है। अगर 10 के दाने आपके पास है तो आप गिन करके बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसे है। लेकिन अगर एक बोरा अगर गेहूं अगर आपको दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप गिनेंगे कि आप मान लेंगे कि ये सतत है, हाँ कि 1 गेहूं 2 गेहूं 10 गेहूं 50 गेहूं 1000 गेहूं उसमें है, लेकिन फिर भी आप उसको सतत मान सकते हैं कि कहीं कोई गैप वैप नहीं। ठीक है, एक सतह पर अगर आप लगा देते। ठीक है बेटा। तो जब कम मात्रा रहेगी तब आप 1 2 3 4 5 कर सकते हो, लेकिन जब ज्यादा मात्रा हो जाएगी तब आप 1 2 3 4 5 नहीं कर सकते हो। आप मानोगे कि वह सतत रूप से वितरित किया गया है। ठीक है, कहीं कोई गैप नहीं। और उसके बाद जो है हर हर एक रेखीय रेखीय वितरण में हम लोगों ने एक टर्म को डिफाइन किया, रेखीय आवेश। रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है? एकांक लंबाई पर, तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित तार जो है एकांक लंबाई अगर ले लिया जाए, एकांक लंबाई ले लिया जाए तो उसके ऊपर जो उपस्थित आवेश की मात्रा है उसको हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश बोलते हैं। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल ले लिया गया है तो क्षेत्रफल पर अगर आवेश का वितरण किया गया है तो उसकी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय आवेश घनत्व बोलते हैं। और उसी तरह से एक आयतन ले लिया जाए, उसमें पूरा आवेश को फैला दिया, जैसे स्पंज पानी में डुबो कर निकाल लीजिए तो अंदर बाहर सब पानी फैल जाएगा। तो उसी तरह से अगर कहीं आवेश का वितरण इस ढंग से है तो अंदर बाहर सब बॉडी के भीतर समान रूप से अगर वितरित है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं भाई कि आवेश का लेवल क्या है उसमें, उसको लेवल व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक टर्म डिफाइन करते हैं आयतन आवेश घनत्व, और आयतन आवेश घनत्व को रो से दर्शाते हैं और वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा बी के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। तो भैया छोटी चीजें जो है जो जरूरत की आने वाले समय में हमें जरूरी थी वो हम लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोग जो है गाउस के नियम पर फिर से वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है कि अगर कोई बंद सतह है, कोई भी बंद सतह है तो उससे निकलने वाला या उसके भीतर एंट्री करने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है, टोटल फ्लक्स डेल्टा पाई, वह क्या होगा? वह उसके भीतर जितना आवेश है उसका बीजगणितीय योग कर दीजिए, है ना, और उसमें किससे गुणा कर दीजिए? 1 बाई नॉट से। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये आपको डेल्टा पाई मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, ओके। यह जो है यह गाउस का नियम है। तो गाउस का नियम जो है गाउस का नियम जो है सीधे सीधे जो है हम लोगों को हाँ हल्ला हो रहा है भाई। पांडे जी, विकास कुमार जी, ओके। ठीक है, तो जो है गाउस का नियम हमने पहले भी आपको बताया है कि गाउस का क्या नियम है। देखिए यहाँ पर बात ये है कि अगर एक बिंदु आवेश अगर यहाँ पर अगर लेते हैं, ये अगर एक बिंदु आवेश लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू अगर लेते हैं, ठीक है, और ये इस बिंदु पर, बिंदु P पर अगर आप चाहते हैं कि कितना विद्युत क्षेत्र होगा इसको आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा इसको निकालना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्या करेंगे? एक परीक्षण आवेश रखेंगे Q नॉट के बराबर रखेंगे, और मान लीजिए यह जो दूरी है वो R के बराबर है, यह जो दूरी है वो R के बराबर है। तो बच्चों यह R के बराबर जो दूरी है अगर मान लिया जाए तो इसके ऊपर बल कितना लगेगा? F इज इक्वल टू जो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगेगा इंटू 2 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन R स्क्वायर के बराबर लगेगा। आर स्क्वायर
आर स्क्वायर, ये कूलम का नियम है। और इस स्थान जी सर। फील्ड क्या होगा, इस स्थान पर फील्ड होगा फोर्स प्रति परीक्षण आवेश करते हैं बटा एफ बटा क्यू नॉट कर देंगे, और क्यू नॉट कर देंगे तो दिस विल बी इक्वल 1/4 1 आर स्क्वायर इंटू क्यू अपान 2/r स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया भैया। पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को, पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। तो किसी बिंदु पर एक बिंदु आवेश के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बड़ा सरल सा उपाय, कूलम का नियम लगा दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, मान लीजिए यहाँ पर प्लस Q2 आवेश है, और मैं कहूँ कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र इन दोनों के कारण निकालिए, तब नहीं निकाल पाएंगे, तब आप बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे कूलम के नियम से। कूलम के नियम से इसके कारण यहाँ पर कितना है वो निकल जाएगा, इसके कारण कितना है वो निकल जाएगा, लेकिन दोनों के कारण कितना है वो नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर जो है हम एक नए नियम को लाते हैं जिसको हम बोलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत, है ना। तो मान लीजिए पहले वाले के कारण यहाँ पर E1 वेक्टर के बराबर विद्युत क्षेत्र है, और दूसरे वाले के कारण यहाँ पर E2 वेक्टर के बराबर जो है विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा, टोटल विद्युत क्षेत्र जो होगा यहाँ पर, टोटल विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कितने के बराबर होगा, टोटल विद्युत क्षेत्र जो यहाँ पर होगा वह E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर के बराबर होगा। बोलो भैया, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, बोलो भैया, है? जी सर। हाँ, तो ये जो है ये जो है प्रत्येक आवेश के कारण कितना कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 और E2 है, ठीक है। और फिर यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का वेक्टर योग कर देंगे। तो जब आप वेक्टर योग करते हैं तो आप एक नया सिद्धांत लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। क्लियर है बच्चों, बोलो भैया। ठीक है शिवानी। जी सर। तो एक आवेश के कारण अगर किसी जगह पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो बड़ा सरल सा उपाय है, कूलम का नियम लगाइए और ये विद्युत क्षेत्र निकालिए। दूसरे आवेश के कारण भी निकल जाएगा, लेकिन दोनों के कारण निकालना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि दोनों के कारण जितना जितना है उनका क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। कैसा योग कर दीजिए, बीजगणितीय योग कर दीजिए कि वेक्टर योग कर दीजिए, सदिश योग कर दीजिए, उनका सदिश योग कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ओके। लेकिन अब समस्या थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए, अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पर मैं एक आवेश नहीं ले रहा, एक आवेश, दो आवेश, 10 आवेश मैं नहीं ले रहा, मैंने एक तार ले लिया और तार को जो है ये टेढ़ा मेढ़ा कर दिया और इसके ऊपर जो है ढेर सारा आवेश दे दिया, और मैं कह रहा हूं कि भैया बताओ इस तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब बताइए क्या करेंगे, इस तार के ऊपर तो बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश दे दिया गया है। तो अगर आप यह कहना चाहते हैं कि सर इसके कारण निकाल लीजिए इतना होगा, इसके कारण निकाल लीजिए इतना होगा, इसके कारण निकाल लीजिए इतना होगा, इसके कारण निकाल लीजिए कम होगा, इसके कारण ये निकाल लीजिए इतना होगा, फिर इसके कारण निकाल लीजिए इतना होगा, इसके कारण निकाल लीजिए इतना होगा, इसके कारण इतना होगा, और ये करोड़ों की संख्या में है बेटा, ये करोड़ों की संख्या में आवेश है। हर एक के कारण निकाल करके इनका वेक्टर योग करना संभव होगा? नहीं संभव होगा। तो आप अध्यारोपण सिद्धांत जानते हो, आप कूलम का भी नियम जानते हो, लेकिन आप लगा नहीं पाओगे क्योंकि व्यवहारिक रूप से इतना जटिल हो गया स्थिति कि आप जानते हो, आप जान रहे कि उसी तरीके से निकाला जाएगा, लेकिन वो निकल नहीं पाए। तो इस तरह के जहां पर सतत आवेश का वितरण हो जाता है, जहां पर सतत आवेश का वितरण हो जाता है, उन परिस्थितियों में किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए जिस नियम का उपयोग किया जाता है उस नियम को हम बोलते हैं गाउस का प्रमेय। ठीक है बच्चों, ओके।
हाँ, लेकिन गाउस का जो प्रमेय हम लोग लगाएंगे, है ना, उसके लिए हमें विद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा। जिस आवेश या आवेश समूह के कारण हम किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उस आवेश या आवेश समूह के कारण आपको क्या करना पड़ेगा, विद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स निकालने का तरीका आपको बताया है। कोई भी सतह हो तो उससे विद्युत फ्लक्स कैसे निकाला जाए। ठीक है, ओके। अब एक उदाहरण लेकर के चला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये उदाहरण संख्या 1.11 है। इसमें क्या कहा जा रहा है, चित्र 1.27 में विद्युत क्षेत्र अवयव Ex = अल्फा इंटू एक्स टू द पावर 1/2, Ey = 0, Ez = 0 है, जिसमें अल्फा बराबर 800 न्यूटन पर कूलाम पर मीटर टू द पावर 1/2 है। घन से गुजरने वाला फ्लक्स तथा घन के भीतर आवेश का परिकलन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ए का मान है 0.1 मीटर के बराबर है। ठीक है, देखिए ये बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है, बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। यहाँ पर क्या ये घन दिया गया है बच्चों, ये घन दिया गया है। ठीक है, ओके, यह एक घन दिया गया है। अब आप इस घन से क्या कहा जा रहा है, आपको इस घन से जो है विद्युत फ्लक्स निकालना है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा तब तो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। हाँ, विद्युत क्षेत्र है केवल एक्स डायरेक्शन, मतलब इधर डायरेक्शन में जो है विद्युत फ्लक्स, और ये विद्युत फ्लक्स जो है वो चर है, एक्स पर डिपेंड है ना। यहाँ से यहाँ तक दूरी a है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2a के बराबर है। ठीक है ना, तो एक्स अक्ष पर जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एक्स अक्ष पर जब आगे बढ़ेंगे भैया, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। मतलब यह विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, यह विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है। हर जगह पर जो है विद्युत क्षेत्र का मान जो है अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पर कितना होगा, इस सतह पर क्या होगा, देखिए इधर y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है नहीं। देखिए Ey और Ez क्या है, 0 के बराबर है, केवल Ex ही है भैया x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है। अब हमें इस सतह से, इसकी सतह से इस पूरे जो है ट्यूब के भीतर से फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, और साथ ही बताना है कि इसके भीतर कुल कितना आवेश है। ठीक है बच्चों, बोलो भैया। अब बताइए, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सदिश भौतिक राशि होता है कि अदिश भौतिक राशि होता है? सदिश। अच्छा, ठीक। और आप की क्षेत्रफल जो होता है सदिश भौतिक राशि होता है कि अदिश भौतिक राशि होता है? सदिश होता है। यह जो क्षेत्रफल है बेटा, यह जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा इधर है, और यह क्षेत्रफल है, इसको अगर बाहर से देखेंगे तो उसकी दिशा इधर है। इस क्षेत्रफल की दिशा इधर है, इस क्षेत्रफल की दिशा इधर है, और इधर वाले का इधर है और उधर वाले का उधर है। ठीक है, ओके। ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल पर, मोबाइल की जो सतह है, ये मोबाइल की जो सतह है, इसके लंबवत आप अपनी तरफ एक लंब खींचिए तो उसकी दिशा, इस क्षेत्रफल की दिशा जो है वो आपकी तरफ है। ठीक है, लंबवत और आपकी तरफ है। ओके, तो क्षेत्रफल एक सदिश भौतिक राशि है। एक्सक्यूज मी, हाँ हेलो, हाँ बोलिए। आ रहा है थोड़ी देर में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है क्षेत्रफल एक सदिश भौतिक राशि है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इस पूरे से निकालना है, तो हर सतह से निकालना पड़ेगा और जोड़ देना पड़ेगा। तो आप देखिए जो नीले रंग का सतह बनाया है वो केवल उसी से फ्लक्स गुजरेगा। तो ये नीले रंग का जो बनाया है उसी से फ्लक्स गुजरेगा। इससे क्यों नहीं होगा भैया, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है, और इन दोनों के बीच में जो कोण है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और किसी भी सतह से जो है फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स इक्वल क्या होता है, ई डॉट
ई डॉट ए या एस होता है, एस क्षेत्रफल को निरूपित कर रहा है और ई जो है विद्युत क्षेत्र को। तो देखो यह विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है हॉरिजॉन्टल है ना, क्षैतिज, और यहाँ पर जो है क्षेत्रफल ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ई डॉट एस क्या हो जाएगा, ई इंटू एस इंटू कॉस, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 90 कितना होगा बच्चों, बोलो भैया। 1। बस कॉस 90 जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये जो ऊपर वाली जो सतह है, जो ऊपर वाली जो सतह है, ये ऊपर वाली जो सतह है, इससे जो है विद्युत फ्लक्स जो है जीरो हो जाएगा। उसी तरह से ये नीचे वाला जो सतह है उसकी दिशा इधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये इससे भी जो है विद्युत फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब यह वाला सतह लीजिए, यह वाला जो सतह है उधर से देखने पे इसकी दिशा इधर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। इनके बीच में एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है भैया। इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर 90 डिग्री के बराबर है तो उससे भी फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब ये वाला सतह ले लीजिए, यह वाला सतह ले लीजिए, यह वाला सतह, तो इसकी दिशा तो आपकी तरफ है और विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है और आपकी तरफ दिशा इधर की तरफ है। यह एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो इस वाले सतह से भी विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ, लेकिन यह वाला जो सतह है यहाँ पर जो है भैया, इसकी दिशा इधर है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है। इस वाले सतह की जो है दिशा क्या है, इस वाले सतह की दिशा इधर है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है। यहाँ पर एंगल 0 डिग्री है और यहाँ पर एंगल 180 डिग्री के बराबर है क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र में। तो इन दोनों सतहों से विद्युत फ्लक्स निकलेगा। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस सतह पर, इस सतह के प्रत्येक बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलिए बताइए। इस सतह के प्रत्येक बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई बताएगा। विद्युत क्षेत्र कितना है, रेशमा। आयुष, प्रशांत उपाध्याय, खुशी पाल। देखिए ये जो EX है बेटा, वो अल्फा इंटू एक्स टू द पावर 1/2 है। बोलो भैया, समझ। और ये वाला जो तल है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, A के बराबर, A दूरी के बराबर है और x बराबर A रखते हैं। तो लेफ्ट जो फेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा अल्फा इंटू, बेटा अपना स्पीकर बंद कर दीजिए। विकास कुमार जी, विकास कुमार जी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट वाले से जो है, जो लेफ्ट वाला सतह है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतने के बराबर है और राइट वाले से सतह पर, राइट वाला जो सतह है यहाँ पर एक्स ए है और यह ए है, मिलकर 2A हो जाएगा। तो ये बराबर अल्फा इंटू 2A होल टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बोलो भैया। ओके गुड। तो दोनों पर हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो अब यहाँ पर इसके हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ई आर के बराबर है, लेकिन इसका क्षेत्रफल इधर की तरफ है और इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो फाई एल लेफ्ट वाले से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो आप जानते हैं कि ई डॉट क्या हो जाएगा, यह डी ए पूरा ए क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल जो है ए हो जाएगा और दोनों में 180 डिग्री के बराबर एंगल है। तो ई इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1 के बराबर होता है। तो माइनस ई इंटू ए, देखिए इसका साइड लेंथ ए के बराबर है और ये स्क्वायर है तो इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बच्चों। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा इंटू ए टू द पावर क्या है, अल्फा इंटू ए टू द पावर 1/2 के बराबर है। ठीक है ना, तो ए टू द पावर 2 हो जाएगा।
और इसको आप कह सकते हैं कि माइनस अल्फा इंटू ए टू द पावर 5/2 के बराबर हो जाएगा। तो 5 लेफ्ट से जो है फ्लक्स जो है इतना हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों अगर राइट वाले से अगर फ्लक्स निकालिए, फाई आर क्या हो जाएगा, ई डॉट ए हो जाएगा, ई डॉट ए हो जाएगा, ई डॉट ए यहाँ पर भी हो जाएगा, पूरा का पूरा सतह है। ठीक है, तो ई यहाँ पर क्या है, ई जो है वो है अल्फा इंटू, बोलो भाई रवि कितना है राइट वाले पर, इस पेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक्स का मान यहाँ पर 2a है, 2a होल टू द पावर 1/2, और क्षेत्रफल जो है वो a स्क्वायर के बराबर है। तो बेटा यहाँ पर आप कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बाहर निकाल लीजिए, इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा क्योंकि पावर 1/2 है, इनटू अल्फा, और a टू द पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बोलो बच्चों 5/2, हम सॉरी, क्लियर हुई बात, बोलो भैया। यहाँ पर cos थीटा जो है cos 0 होगा, cos 0 = 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर cos 180 डिग्री था, -1 आया था, और तो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर क्षेत्रफल की भी दिशा इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दिशा ही है, तो एंगल 0 है, तो ई डॉट ए बराबर ई इंटू ए के बराबर होगा। तो उसी हिसाब से मैंने कर दिया है, ई का मान ये रख दिया है और ए का मान ये रख दिया है, cos 0 = 1 रख दिया है। ठीक है, तो लेफ्ट वाले से और राइट वाले से जो है हमको फ्लक्स मिल गया। आइए इन्होंने जो लिटरेचर लिखा है उसके हिसाब से भी समझा दें। यहाँ पर देखिए लेफ्ट वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा अल्फा इंटू ए टू द पावर 1/2 हो जाएगा, राइट वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ए टू द पावर 1/2 हो जाएगा। लेफ्ट वाले से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा बेटा वो माइनस ई एल इंटू डेल्टा एस, थीटा = 180 डिग्री, और यहाँ पर फाई आर जो है बेटा ई आर इंटू डेल्टा एस, ई आर इंटू डेल्टा एस, एरिया को इन्होंने डेल्टा एस से दर्शाया है, इंटू cos 0, ये थीटा जो है 0 के बराबर यहाँ पर है, तो दिस इज इक्वल टू ई आर इंटू डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू इतने, ये इतने के बराबर हो गया। ठीक है, तो घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, लेफ्ट और राइट से जो है दोनों को जोड़ दिया जाए, तो फाई आर प्लस फाई एल कर दिया जाए। लेफ्ट से जितना फ्लक्स गुजर रहा है बच्चा और जो राइट से जितना फ्लक्स गुजर रहा है दोनों को जोड़ दिया जाए, तो ये नेट फ्लक्स मिल जाएगा हमको। ठीक है, नेट फ्लक्स मिल गया, तो अल्फा का मान रख दिया गया और ए का मान रख दिया गया और ये रख दिया गया, और हल किया तो ये 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम के बराबर आ गया। तो टोटल से फ्लक्स इतना आ गया। अभी कट जाएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको हम पूरा समझा देंगे। ठीक है बच्चों, बोलो भैया। ओके, आप जो है घन के भीतर कुल आवेश Q को ज्ञात करने के लिए गाउस के नियम का उपयोग कर सकते हैं। गाउस का नियम कहता है टोटल फ्लक्स होता है Q/ε0 के बराबर होता है, तो Q बराबर क्या होगा, फाई इंटू ε0 होगा, और बेटा फाई का मान ए का प्रयोग करके जो है टोटल फ्लक्स जो है निकाल लिया गया। ओके, अब जो है एक बहुत ही जबरदस्त सवाल यहाँ पर भी दिया गया है। ये सवाल जो उदाहरण संख्या 1.12 दिया गया है। मैं अपेक्षा करता हूं आप लोगों से कि आप लोग इसको लगाएंगे। बोलो भैया, लगाएंगे सब लोग भाई? ठीक है, इसको लगाइएगा, नहीं आएगा तो हम लोग कल वाली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आप भले लेकिन हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो है कल इसको करके लाएंगे। सब बहुत बेहतरीन उदाहरण है। अगर केवल आप एनसीईआरटी का एड्रेस तैयार कर लीजिए तो कोई भी दुनिया का कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं। तो प्लीज इसको कर लीजिएगा, और इसके बाद जो है हम गाउस थ्योरम के जो अनुप्रयोग है उन अनुप्रयोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम थोड़ा यहीं स्टॉप कर दे रहे हैं।